नमस्कार बच्चों, आप सभी को सुमध्याह्न। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने अपने अर्धवार्षिक मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट किए हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से आपने उस सारी परीक्षा में अपना सहयोग दिया है और अच्छे से अच्छे अंक लाने की भी कोशिश की है। आज जो है हिंदी की कक्षा में हम जो है व्याकरण से संबंधित प्रमुख टॉपिक उपसर्ग तथा प्रत्यय इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बेटा हिंदी ग्रामर में हमारे मेन टॉपिक थे। सबसे पहला था शब्द एवं पद, जो हमने कर लिया। दूसरा टॉपिक था अनुस्वार एवं अनुनासिक, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर नया टॉपिक है उपसर्ग तथा प्रत्यय, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, इसलिए इसे भी समझना आवश्यक है। आज की कक्षा में हम सिर्फ उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। बेटा आपने हिंदी व्याकरण का छोटी कक्षाओं से अध्ययन किया है। लगभग तीसरी कक्षा से ही हिंदी व्याकरण, भाषा, वर्ण, शब्द आदि की जानकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और अव्यय, यानी विकारी और अविकारी, इन सारे शब्दों का परिचय हमें छोटी कक्षाओं में ही करवा दिया जाता है। तो अब जो है ये उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने का क्या आवश्यकता है और क्या यहाँ पर इसके बारे में ज्ञान की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में ये जो है सारी बातें हम आज की कक्षा में ध्यान में लेंगे। तो ध्यान दीजिए, उपसर्ग तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में बहुत तरीके से पढ़े हैं और बहुत सारे उपसर्ग पढ़े हैं, लेकिन आपको पता है हमारी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, और ये भाषा का निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। यानी ये जो शब्द है जिसे अंग्रेजी में वोकैबुलरी शब्दकोश की संज्ञा दी जाती है, और सबसे विस्तृत शब्दकोश है हमारी हिंदी भाषा का। क्यों? क्योंकि विस्तृत शब्दकोश हिंदी भाषा का क्यों है? क्योंकि यहाँ मूल शब्द तो है ही, लेकिन मूल शब्द के साथ साथ व्युत्पन्न शब्द भी शामिल कर लिए जाते हैं। ये व्युत्पन्न शब्द क्या है और इन व्युत्पन्न शब्दों का निर्माण कैसे होता है और इन्हें हम अपने इस शब्दकोश में कैसे शामिल करते हैं, इन सारी बातों का ज्ञान उपसर्ग के बारे में ज्ञान करने से पूर्व हमें होना आवश्यक है। तो यहाँ बताया जाता है कि हिंदी भाषा के जो मूल शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। बेटा आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में इस बात की जानकारी हासिल की होगी कि ये जो शब्द हैं, इन शब्द की उत्पत्ति हुई किससे हुई? इन शब्दों की शब्द की उत्पत्ति हुई मूल भाषा संस्कृत से। यानी संस्कृत भाषा के शब्द जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये शब्द भी किसमें शामिल है? हमारी हिंदी भाषा में शामिल है। ये भी हमारे मूल शब्द है। संस्कृत भाषा को जब हमने कुछ शब्दों को रूप बदल करके हिंदी भाषा में शामिल किया, तो यही तत्सम शब्द किसमें बदल गए? तद्भव शब्दों में, और ये भी हमारे हिंदी के शब्दकोश में शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा आगत शब्दों का क्या अर्थ है? आगत शब्दों को कहते हैं विदेशी शब्द। इन विदेशी शब्दों को हमने हिंदी भाषा में शामिल कर लिया है। अब ये आगत शब्द उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और दूसरी कई भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें हमने अपनी हिंदी भाषा के शब्दकोश में शामिल कर लिया है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बने हैं और इन्हें हमने हिंदी भाषा के शब्दकोश में शामिल किया है, और यही सारे शब्द मूल शब्द की संज्ञा से जाने जाते हैं। ठीक है, मूल शब्द की जानकारी हमने प्राप्त कर ली। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम, तद्भव या आगत भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा के शब्दकोश में शामिल किए गए हैं। लेकिन साथ में व्युत्पन्न शब्द कौन से हैं? अब व्युत्पन्न शब्द वे हैं जिन्हें उपसर्ग, प्रत्यय, समास
कॉमा संधि तथा संकर शब्दों के माध्यम से निर्मित किया गया है, के माध्यम से निर्मित किया गया है, और इन्हीं शब्दों को भी हमने अपनी हिंदी भाषा में शामिल कर लिया है। तो ये कहलाए हमारे व्युत्पन्न शब्द। अब ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया यानी व्युत्पन्न शब्द यानी नए शब्दों का निर्माण। ये व्युत्पन्न शब्द नए शब्द का जो निर्माण है वो किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, उसकी जानकारी हम अभी आपके समक्ष रखते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए मैंने यहाँ लिखा व्युत्पन्न शब्द। ये व्युत्पन्न शब्द क्या है, यानी नवीन शब्द। ये नवीन शब्दों का निर्माण कैसे होता है, नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे है, ये नवीन शब्द कैसे बनते हैं? तो ध्यान दीजिए कि जब किसी मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब किसी मूल शब्द के अंत में कोई शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं और वो भी मिलकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ये भी बात यहाँ पर क्लियर है। और अगला यहाँ पे दिया है कि जब किसी मूल शब्द के साथ किसी अन्य वाक्यांश को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं। एक शब्द आपने पढ़ी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, जैसे धर्म का पालन करने वाला या युद्ध में स्थिर रहने वाला, जिसको एक शब्द में हमने क्या बोल दिया, युधिष्ठिर। जो ईश्वर में आस्था रखता है, जिसे हमने एक शब्द में क्या कह दिया, आस्तिक। जो मांस का सेवन करता है, एक शब्द में हमने बोल दिया मांसाहारी। तो ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हिम प्लस आलय। ये जो वर्ण है, इन वर्णों के योग से जो नया शब्द निर्माण होता है और वर्णों के योग से जो परिवर्तन आता है, जिसे हमने बोला संधि। इन संधि, समास, प्रत्यय, जो शब्दांश पीछे जुड़ते हैं और जो शब्दांश आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग, इन सभी के साथ सहयोग से जो नए शब्द बनते हैं, उन्हीं नवीन शब्दों को हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। और यही व्युत्पन्न शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, जो हमारी हिंदी के शब्दकोश को बढ़ा रही हैं। तो यहाँ इन सारों की जानकारी देने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हिंदी के शब्दकोश को बहुत विस्तृत और विस्तार दिया गया है। तो ये शब्द आए कहाँ से? ये शब्द आए हमारी संस्कृत भाषा से, हमारी हिंदी भाषा से और हमारी आगत भाषा से। साथ ही इन्हीं शब्दों में कुछ शब्दांश आगे जोड़कर नए शब्द बने हैं, इन्हीं शब्दों में कुछ शब्दांश पीछे जोड़कर नवीन शब्द बने हैं। इन्हीं शब्दों को परस्पर योग करने से वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्मित हुए हैं, और जब वर्णों का योग करके संधि के माध्यम से भी नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है, इन सभी शब्दों को हमने हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया है। तो बात आती है हमारे पहले पॉइंट की। पहला मुख्य बिंदु जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपके समक्ष रखा है कि कुछ वे शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्द के आगे जोड़ दिया जाता है। तो हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ जाते हैं, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जिन्हें मूल शब्द के आरंभ में जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण कराया जाता है, नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है, नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन्हीं शब्दांशों को क्या कहते हैं?
उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। बात आई समझ में कि ऐसे शब्दांश, अब यहाँ शब्दांश से क्या तात्पर्य है, तो शब्दांश कहते हैं शब्द के अंश, यानी ये पूर्ण रूप से शब्द नहीं होते, शब्द का एक अंश होते हैं, और ये जब किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। मान लो मैंने एक शब्द लिया हार, हार, हार शब्द के दो अर्थ आते हैं, एक तो गले की माला और एक हो जाती है हार यानी पराजय। ठीक है, अब इस हार शब्द के आगे ही मैंने कुछ शब्दांश जोड़े, जैसे मैं इसको आ से जोड़ दूं, प्र से जोड़ दूं, वी से जोड़ दूं या सम से जोड़ दूं। ठीक है, अब बना के देखो नए शब्द। मैंने आ के साथ हार शब्द जोड़ा। वैसे तो हार शब्द अपने क्या अर्थ दे रहा है भाई, गले का हार या फिर हार यानी पराजय, कि पाकिस्तान को भारत से एक करारी हार का सामना करना पड़ा, तो हार यहाँ हो गई पराजय। अब इसी हार शब्द के आगे मैंने आ शब्दांश जोड़ा। अब नया शब्द क्या बना, आहार। आहार का अर्थ यहाँ इस अर्थ से बदल गया, आहार यानी क्या हो गया, खाने की सामग्री, जिसे हम यहाँ पे भोजन भी कह सकते हैं। दूसरा तथ्य है प्र के साथ मैंने हार जोड़ दिया। वैसे तो हार का शब्द है हार ना, ये गले का हार, प्र जोड़ने से क्या नया शब्द बना, प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, वार करना। यहाँ पे एक नया शब्द बना जिसका अलग ही अर्थ आया, वार करना। इसी तरह से वी उपसर्ग के साथ मैंने हार शब्द को जोड़ा और नया शब्द बना विहार। राजा प्रातः काल विहार के लिए उद्यान में गए। विहार का अर्थ यहाँ आ गया घूमना। और इसी तरह से जब मैंने सम उपसर्ग के साथ हार मूल शब्द जोड़ा तो ये बन गया, माँ के नीचे अनंत है तो माँ गया अनुस्वार में, और नया शब्द बन गया संहार। संहार यानी किसी को नष्ट कर देना, किसी का विनाश कर देना। अब देखिए बेटा, मूल शब्द तो एक ही था हार, इसका दो अर्थ थे, गले का हार या फिर पराजय। लेकिन जब हमने इसमें उपसर्ग नामक शब्दांश को जोड़ दिया, और ये शब्दांश कई तरह के थे, तो अब जब शब्दांश को जोड़ने से इसी एक मूल शब्द से हमारे सामने कई शब्द बन गए, संहार, विहार, आहार, प्रहार, और हार शब्द मूल रूप में तो था ही। तो इस तरह उपसर्ग जो है वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हीं शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा, कि वे शब्दांश, ये शब्दांश शब्द लिखना जरूरी है। आप शब्द लिख करके लिखोगे तो वो गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते, बल्कि इनको शब्दांश की संज्ञा ही दी जाती है। आ, प्र, भी, सम, निर, दुर, अभि, प्रति, स्वयं, को, सो, अभि, अति, ये सारे क्या है, शब्दांश है। तो जब किसी शब्दांश को मूल शब्द के आगे जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है तो वे शब्दांश तो उपसर्ग कहलाते हैं। और ये जो नवीन शब्द बने वो क्या कहलाएंगे, वही बात है, वो कहलाएंगे हमारे व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द, उत्पन्न तो होता ही है, व्युत्पन्न यानी उसी मूल शब्द से नए शब्दों को निर्मित करना, व्युत्पन्न शब्द। तो हाँ, यहाँ पर हम जो है उपसर्ग की परिभाषा से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग का क्या महत्व है, उपसर्ग का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो उपसर्ग का प्रयोग करने का जो महत्व है वो ये है कि सबसे पहला महत्व है नवीन शब्दों का निर्माण। ठीक है, नवीन शब्दों के निर्माण के साथ साथ ये क्या करते हैं, नए अर्थपूर्ण शब्द के जनक। भाई नए शब्दों का निर्माण हो रहा है तो यही नए शब्द क्या देते हैं, नए अलग अलग अर्थ भी हमें देते हैं।
और इससे क्या होता है, हिंदी शब्द कोश का विस्तार, इससे हमारी हिंदी के शब्दकोश की बढ़ोतरी होती है। तो ये जो उपसर्ग है इनका महत्व है कि नए शब्दों के निर्माण करने में हमारे सहायक होते हैं और यही नए शब्द जो है अलग अलग नए अर्थ भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और इन्हीं नवीन शब्दों से हमारी हिंदी भाषा के शब्दकोश का विस्तार भी होता है। तो ये सारी बातें जो है हमें वहां पर उपस्थित करनी आवश्यक है। हमें उपसर्ग का तो ज्ञान हो गया कि ये हमारे उपसर्ग हैं, ठीक है, यानी ऐसे शब्दांश जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो यहाँ उपसर्ग के भेद दर्शाए गए हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, हिंदी भाषा मूल रूप से संस्कृत से ही आई है, लेकिन संस्कृत में जो बातें बहुत विस्तार से दी गई हैं हिंदी में उसे थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर उपसर्ग के मुख्य भेद हैं। सबसे पहला संस्कृत से आए हैं यानी संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, अब जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उसके हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा मैंने बताया था विदेशी यानी आगत भाषाओं से भी आए हैं जिन्हें विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ उपसर्ग के हमारे सामने तीन भेद परिलक्षित होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत यानी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। इन्हें दूसरे नामों से भी जाना जाता है। वो दूसरे नाम क्या है, संस्कृत क्या है, तत्सम भाषा। तत्सम भाषा में ही प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को हमने नाम दिया तत्सम उपसर्ग। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए तत्सम उपसर्ग के दो उदाहरण दो, तो तत्सम उपसर्ग क्या है, जो संस्कृत के उपसर्ग है। दूसरा उपसर्ग जो संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं उनका रूप बदल दिया, वो कहलाए तद्भव। और इसी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले इन उपसर्गों को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है तद्भव उपसर्ग। और जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं जो हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं उन्हें हमने नाम दिया आगत उपसर्ग। तो बेटा नाम बदल करके अगर प्रश्न आपके सामने रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो हमें उसमें असमंजस की स्थिति में नहीं आना, कंफ्यूज नहीं आना, वो हमारे लिए कोई परेशानी का कारण नहीं है, क्योंकि संस्कृत यानी तत्सम के उपसर्ग, हिंदी यानी तद्भव उपसर्ग और विदेशी यानी आगत उपसर्ग। ये बात यहाँ तक हमें समझ आ गई है और आगे हम इन्हीं सारे उपसर्गों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए बेटा हमें सिर्फ तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, यानी वे शब्दांश जो मूल रूप से तत्सम भाषा के ही हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रति, मैंने लिखा अति, मैंने लिखा अधि, मैंने यहाँ पे लिखा निर, मैंने यहाँ लिखा जुर, मैंने यहाँ पे लिखा निश। ये जो शब्द है मैंने यहाँ लिखा अध। विसर्ग वाले शब्द भी अधिकतर संस्कृत भाषा में ही काम में लिए जाते हैं। अब ये कुछ उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, ये मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं, यानी तत्सम उपसर्ग है। इन तत्सम उपसर्गों के साथ हमें मूल शब्द जोड़ना है। मानो मैंने यहाँ प्रति के साथ नया शब्द जोड़ा, मूल शब्द जोड़ा, प्रति हार, इसके साथ जोड़ा अति अधिक, इसके साथ जोड़ा अधि नायक, निर उपसर्ग के साथ जोड़ा बल, दुर उपसर्ग के साथ जोड़ा बल या जन, दुर्जन भी जोड़ दो। निस उपसर्ग के साथ जोड़ा फल, ये मूल शब्द है। अधा उपसर्ग के साथ जोड़ दिया मैंने पतन, ये मूल शब्द है। ये तो हमारे हुए उपसर्ग संस्कृत के, ये हैं हमारे मूल शब्द। अब इनसे हमें क्या करना है, इनसे हमें बनाने हैं नवीन शब्द। अब ये नवीन शब्द कैसे बनेंगे,
बेटा मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि इन सभी के योग से बनने वाले जो नए शब्द हैं वो व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। तो ये जो नवीन शब्द है वही क्या है? व्युत्पन्न शब्द। ध्यान दीजिए, प्रति प्लस हार, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रत्याहार। कैसे? यहाँ एक संधि हुई है। अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा है, स्वर संधि का ही एक भेद है यण संधि। यण संधि में ई जो है वो य में बदल गया, ट जो है वो आधा रह गया और यहाँ पे नया शब्द बन गया प्रत्याहार। इसी तरह से अति प्लस अधिक, यहाँ भी यण संधि हो रही है और इसका हमने नया नाम दे दिया अत्यधिक। यहाँ पे है अधि प्लस नायक, इसको जोड़ करके नया शब्द बनाया अधिनायक। निर प्लस बल, देखिए बेटा र के नीचे हलंत है तो ये र रेत में चला गया, ये रेत में गया और बल शब्द हमने लिख दिया और नया शब्द क्या बना? निर्बल। यहाँ दूर प्लस बल या दूर प्लस जन, तो यहाँ पे मैं जन शब्द के साथ नया शब्द र जो है वो रेत में गया और नया शब्द बना दुर्जन या दुर्बल। यहाँ से मिस प्लस फल, मिस सा के नीचे अलंत है तो अब ये जो सा है ये षटकोण वाले सा में बदल गया निश फल। क प फ, ये जो वर्ण जब स के साथ संयुक्त होते हैं तो यही स जो है श षटकोण में बदल जाता है। यहाँ अधः प्लस पतन, तो ये शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा और इसे हमने वापस से लिख के बता दिया अधः पतन। तो ये जो नवीन शब्द है यही शब्द क्या कहलाई? ये शब्द कहलाई व्युत्पन्न शब्द। और इनका निर्माण किससे हुआ? इनका निर्माण हुआ संस्कृत के उपसर्गों से, जिसे हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। तो हिंदी भाषा में संस्कृत की ही भाषा से लिए गए कुछ उपसर्ग हैं जिनकी संख्या बहुत है और इसे यहाँ एक साथ ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने उपस्थित करना मुश्किल है, तो ये जो है पीडीएफ के तौर पे आपको थोड़े और समझा दिए जाएंगे। यहाँ हमें संस्कृत के उपसर्गों के कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं और ये उदाहरण के माध्यम से नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया हमें समझ आ रही है। अब इसी तरह से दूसरे उपसर्ग जो यहाँ दिए गए हैं वो कौन से हैं? वो है हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्गों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि वे शब्दांश जो मूल रूप से हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सु, मैंने लिखा सु, इसी तरह से मैंने लिखा अप, अब इनमें हमने क्या जोड़ना है? इनमें हमें जोड़ना है मूल शब्द। जैसे दिन, जैसे मैंने लिखा भर, ठीक है। सो, अप, अब, दिन और भर, ये जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब इनके साथ हमें मूल शब्द जोड़ना है। मानो मैंने यहाँ लिखा सुपुत्र या सुमार्ग या सुफल, तो नया शब्द बन गया। फिर जैसे एक शब्दांश से कई मूल शब्द जोड़ के और कई नए शब्द बन गए। यहाँ सु का अर्थ हो गया अच्छा, सुपुत्र, सुमार्ग, सुफल, सुगम। इसी तरह से कु के साथ जोड़ा कुपुत्र, कुमार्ग, कुफल, नए शब्द बन गए। अपयश, अपमान, ठीक है। अब अवमानना यानी बेइज्जती करना, अवहेलना यानी किसी नियम को न मानना। दिन, दिन मांगा, दिन बोला, दिन ब्याहा, नए शब्द बन जाएंगे कई ऐसे। भर, भरपेट, भरपूर, भरसक, इससे भी नए कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ हिंदी के उपसर्ग जो मूल रूप से हिंदी भाषा के ही है और इन्हीं हिंदी भाषा के उपसर्गों में मूल शब्द जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कराया जाता है।
अब आता है यहाँ विदेशी उपसर्ग। ये विदेशी उपसर्ग कौन से हैं? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ये विदेशी भाषाएं उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि। तो यहाँ पे मैंने लिखा ला उपसर्ग, मैंने यहाँ पे लिखा गैर उपसर्ग, मैंने यहाँ लिखा बद उपसर्ग, मैंने यहाँ लिखा बे उपसर्ग, मैंने यहाँ लिखा हम उपसर्ग, मैंने यहाँ लिखा खुश उपसर्ग। ये अधिकतर उपसर्ग जो है उर्दू, अरबी, फारसी या विदेशी भाषा अंग्रेजी से लिए गई है। खुश के साथ मैंने जोड़ दिया खबर, खुशखबरी नया शब्द बन गया। हम के साथ मैंने जोड़ दिया सफर, नया शब्द बन गया हम सफर, हम साथी, हम राही। बे के साथ मैंने लिख दिया लगाम, बेलगाम, बेईमान, ठीक है, बेइज्जत। बद के साथ मैंने लिख दिया, बद के साथ जैसे बदनाम, बदसूरत। गैर के साथ मैंने लिख दिया गैर जिम्मेदार, ठीक है ना। और ला के साथ जैसे लिखा लाजवाब, ला इलाज। तो ये क्या है, कई ऐसे मूल शब्द हैं जिन्हें अगर इन शब्दांशों के साथ जोड़ दिया जाए तो वो और अपने अंदर से ही कई नवीन शब्दों का निर्माण करवाते हैं। और यही नवीन शब्द क्या कहलाते हैं? यही नवीन शब्द कहलाते हैं व्युत्पन्न शब्द। तो यहाँ हिंदी में यही 3 तरह के मूल उपसर्ग के जो है वो बताए गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आदत या विदेशी उपसर्ग, जिनके बारे में थोड़े थोड़े उदाहरण के साथ आज की कक्षा में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। अब मुख्य बात आती है आपके अन्य ज्ञान की, और वो ज्ञान क्या है? जैसा कि आपने अपनी पूर्व कक्षा में भी इस बारे में जानकारी हासिल करी है। जो बच्चे अभी क्लास में है वो, और जो अभी क्लास में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए हैं, उन सभी तक ये जानकारी आप लोगों को देनी है। वो जानकारी है हमारे प्रोजेक्ट वर्क की।